तो लोगों सब बढ़िया बेटा। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे सीईटी में और नीट में दोनों जगह क्वेश्चन बनता है कि एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं बेटा। क्या फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं, ये चीज़ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। अगर फर्टिलाइजेशन की हम लोग बात करें बेटा तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास गैमीट और गैमीट में भी कौन बेटा, मेल और फीमेल गैमीट, जिनकी क्या होती है बेटा, मिक्सिंग होती है। और इनको हम लोग एक नाम और से जानते हैं जिसको बोलते हैं एम्फी मिक्सिस। और फाइनली ये बनाते हैं क्या बेटा, जायगोट। अब एक्चुअल में हमारे पास जो मेल गैमीट रहते हैं वो हैप्लॉइड कंडीशन में रहते हैं, ये दोनों आपस में मिलते हैं और फाइनली डिप्लॉइड सेल बनाते हैं जिसको हम लोग जायगोट बोलते हैं। जायगोट फाइनली क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है बेटा। और एम्ब्रियो बन के फिर फाइनली क्या होता है, इसका इम्प्लांटेशन होता है। और इम्प्लांटेशन होने के बाद इसका डेवलपमेंट होता है। और डेवलपमेंट होने के बाद इसी चीज़ का फिर फाइनली लास्ट में क्या होता है, पैचुरेशन होता है। तो ये हम लोग को देखना है। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या, बेसिकली हमारे पास गैमीट की मिक्सिंग जो कि हमारे पास क्या बनाता है, एम्ब्रियो तक बनाने की कहानी चलती है। अब ये कहानी कहाँ चलती है, ये कहानी चलती है फैलोपियन ट्यूब। तुम लोगों ने पढ़ा है जो फैलोपियन ट्यूब का साइज़ होता है वो 10 से 12 सेंटीमीटर तक होता है। 10 से 12 सेंटीमीटर तक होता है और 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। सो जो इसके बीच का स्थान रहता है, प्लेस रहता है, उसका नाम है एम्पुला। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एक स्टेटमेंट आता है कि इस जगह पर क्या होता है, स्पर्म एंड ओवम बोथ आर reaches साइमल्टेनियसली अगर दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली पहुंच जाएंगे तभी पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन किया, फर्टिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन की है, ध्यान रखना। अदरवाइज देयर इज नो फर्टिलाइजेशन। अगर एक पहले पहुंचा और दूसरा बाद में पहुंचा। एक और कंडीशन हो सकती है कि हर एक स्पीसीज में ध्यान रखना, एंटी फर्टिलिजन और फर्टिलिजन जो मिलता है वो ओवम में मिलता है बेटा, और एंटी फर्टिलिजन जो मिलता है वो स्पर्म में मिलता है। एंटी फर्टिलिजन जो किस में मिलता है, स्पर्म में, और फर्टिलिजन जो किस में मिलता है, ओवम में। तो ध्यान रखना ये एंटी फर्टिलिजन और ओवम और फर्टिलिजन ये लॉक एंड की तरह काम करते हैं। ये फर्टिलिजन जो होता है वो समझ लो हमारे पास क्या है, लॉक है। और जो इसका नाम है ZP3 और ZP2 जो जोना पेलिसोडा में मिलता है, और ये एक्रोसोम हेड पे होता है। जो इसको आइडेंटिफाई करता है, तो वही मैंने बोला। तो एक्रोसोम हेड क्या करता है, इसको आइडेंटिफाई। ये एक्चुअल में होता है बेटा स्पीसीज में मिलता है। जो ध्यान सुनना, ये जो फर्टिलिजन है और एंटी फर्टिलिजन है, ये फर्टिलिजन और एंटी फर्टिलिजन बोथ आर स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। कैसे होते हैं ये, बोथ आर स्पेसिफिक स्पेसिफिक। बेसिकली मतलब क्या है, यहाँ समझने का तरीका ये है, अगर कोई कुत्ता है या डॉगी है और अगर कोई काऊ है, तो इस कुत्ते का
सीमेन स्पर्म इस काऊ से निकले हुए ओवम के साथ फर्टिलाइज नहीं होगा, विल नॉट। समझ के बाद फर्टिलाइज नहीं हो, क्यों? क्योंकि ये फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन ये कैसे होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। हर किसी में क्या होता है, ये डेफिनेट ही मिलता है। डन, कोई दिक्कत है ना? फिर बोलो कोई परेशानी इसमें किसी को, है ना? अब हम लोग बात करते हैं बेटा मैकेनिज्म की। जब हम लोग मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म में सबसे पहले होता क्या है? जब मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन की बात करोगे तो सबसे पहले क्या होता है, स्पर्म का रिलीज होना, स्पर्म रिलीजिंग। अगर स्पर्म रिलीज हो रहा है तो इसको बोलेंगे इजैकुलेशन। और इजैकुलेशन होता तो एक्चुअल में ये होता है कैसा, थिक और ये होता है क्लॉटेड। तो हमको क्या करना है, इसको बेटा लिक्विफाई करना होता है। अगर लिक्विफाई करना है तो सबसे पहली बात हमारे पास क्या एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारे पास लास्ट में ग्लैंड मिलती है, या फिर तुमको बोलोगे हमारे पास वो 3 ग्लैंड मिलती है देखने को, प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, सेवाइनल वेसिकल और बट मौजूद था। तो एक में तुम लोग देखते हो फाइब्रिन और लाइसिन मिलता है। वो फाइब्रिन लाइसिन क्या करता है, इस कोलेट को तोड़ता है और इसको और सीमेंट को लिक्विफाई करता है। क्या करता है, लिक्विफाई करता है, और इसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन। क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन। क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन। और धीरे से अब जैसे ही लिक्विफिकेशन होता है तो स्पर्म क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। स्पर्म क्या हो जाता है, एक्टिव। अब ये क्या करता है बेटा, कुछ स्टेप फॉलो करता है, फॉलोज सम स्टेप्स। पहला जो है वो है मूवमेंट ऑफ स्पर्म टूवर्ड्स एग, है ना। दूसरा अगर क्या हो गया बेटा कि अगर ए वाले में स्पर्म ने टूवर्ड की एग की तरफ एंट्री कर दी, तो दूसरा वाला क्या होना चाहिए कि एग में फर्टिलाइजेशन, तो एग में अब क्या होना चाहिए, एंट्री ऑफ स्पर्म होनी चाहिए। एंट्री ऑफ स्पर्म क्या होना चाहिए, एंट्री ऑफ स्पर्म होना चाहिए। किसमें बेटा, इनटू दी एग। अब जब मूवमेंट ऑफ स्पर्म या टूवर्ड एग आ गया तो एंट्री ऑफ स्पर्म होनी चाहिए इनटू दी एग। अब इनटू दी एग हो गया तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, ओवम का एक्टिवेशन भी तो होना चाहिए। क्या होगा बेटा, ओवम का एक्टिवेशन। अब ओवम का एक्टिवेशन कब होगा, जब जैसे ही एंट्री होगी किसकी, स्पर्म की एग के अंदर, तो पहले होता है इसके अंदर बेटा क्या, एक्रोसोम रिएक्शन। और एक्रोसोम रिएक्शन के बाद जो होगा थर्ड वन इज व्हाट, वो होगा क्या बेटा, एक्टिवेशन ऑफ ओवम। और एक्टिवेशन ऑफ ओवम के बाद हम लोग को लास्ट एंड लीस्ट वन जो मिलता है वो मिलता क्या है बेटा, फ्यूजन ऑफ एग स्पर्म। क्या मिलता है, फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म। बेसिकली एग और स्पर्म का क्या है बेटा, न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, ठीक है ना, किसका, न्यूक्लियस का। तो हमारे पास कुछ फॉलोज हो गए, पहला बोल रहे मूवमेंट हो गया, दूसरा क्या हो गया हमारे पास बेटा, दूसरा क्या हो गया हमारे पास, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द एग, थर्ड वन इज व्हाट, एक्रोसोम रिएक्शन, एंड फोर्थ वन व्हाट, एक्टिवेशन ऑफ ओवम, एंड लास्ट एंड लीस्ट वन व्हाट, फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म। जो ध्यान से सुनो। अब पहला जो हमारे पास है वो क्या है बेटा, मूवमेंट ऑफ
मूवमेंट ऑफ स्पर्म टूवर्ड्स एग। जरा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम लोगों ने पढ़ा था बेटा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के 3 हिस्से पढ़े थे। फिर हमने फैलोपियन ट्यूब जो अटैच थी वो यूट्रस से अटैच थी, और यूट्रस जो अटैच था वो सर्वाइकल कैनाल से अटैच था, और सर्वाइकल कैनाल जो अटैच था वेजाइना से अटैच था। ये वेजाइना हो गया। अब तुम लोगों ने एक और चीज़ पढ़ी थी कि वेजाइना क्या होता है। ये सारे के सारे वेजाइना क्या होते हैं, ये वाला जो रूट रहता है ये भरा पड़ा रहता है ब्लड वेसल से। ब्लड वेसल से, अगर ब्लड वेसल से भरा है तो तुमको पता होना चाहिए कि ब्लड वेसल में प्रेजेंट रहते हैं डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी काम करते हैं एज अ फैगोसाइटिक मसल, साइटिक सेल, एज अ मैक्रोफेज सेल, और एज अ स्कैवेंजर सेल। बेसिकली क्या होगा ये कि हमारे पास जो पहला प्रोसीजर होता है वो होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, हम लोग पढ़ते हैं इजाकुलेशन और इंसेमिनेशन। स्पर्म रिलीजिंग। इंसेमिनेशन कहाँ पर होगा बेटा, वो होगा वेजाइनल पार्ट में। अब जैसे ही वेजाइनल पार्ट में किसका स्पर्म एंट्री करेगा तो होगा क्या, एक्चुअल में ये जो साइड वाला एरिया पूरा का पूरा जो भरा पड़ा है वो किससे, ब्लड वेसल से भरा पड़ा है। किससे भरा पड़ा है बेटा, भरा पड़ा है, किससे भरा पड़ा है, ब्लड वेसल से। हमारे पास क्या होता है कि एक्चुअल में जैसे तुम्हारी बुक में लिखा है 200 to 400 मिलियंस क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं, है ना, इतना होता है। और जैसे ही इतने मिलियन स्पर्म वेजाइनल ट्रैक्ट में क्या होते हैं, पहले ही इजाकुलेट होते हैं, और इसको इंसेमिनेशन बोलते हैं। इजाकुलेट मतलब बॉडी से बाहर होना, और इंसेमिनेशन मतलब बॉडी के अंदर वेजाइनल ट्रैक्ट में होना। जैसे ही स्पर्म की एंट्री यहाँ पर होती है तो अप्रॉक्स मतलब समझ लो अप्रॉक्सीमेटली इनसाइड द वेजाइना approximately inside vagina होगा क्या, अप्रॉक्सीमेटली इनसाइड द वेजाइना होगा क्या, लगभग लगभग डब्ल्यूबीसी क्या करेगी, 50% ऑफ स्पर्म को डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड कर देगी। अब बचे तुम्हारे पास कितने बचे बेटा, 50 रिमेन्स लेफ्ट। अब ये लेफ्ट बचे हैं, इन 50% में से अब एक ही क्या करता है, एक ही स्पर्म क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइज बाय sperm, one sperm fertilize दी ओवरी। सॉरी उल्टा लिख रहा था मैं, कोई दिक्कत नहीं। पर ये जो 50% रिमेन्स है वो वहाँ तक पहुँचने के लिए इनको एक प्रोसीजर से गुजारा जाता है कि ये एम्पुला तक पहुँचे, और एम्पुला तक पहुँचेंगे तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पर करना है उसको। कहाँ पर करना है, एम्पुला में। और जब एम्पुला में फर्टिलाइजेशन करना है तो एक्चुअल में इसको इस खतरों से बड़ी दुनिया से गुजरना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बैठे हैं डब्ल्यूबीसी, बोलते हैं तू यहाँ से आके गुजर कर देख, तू फर्टिलाइज करके देख मेरे को। तो ये स्पर्म जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लेंगे वो लेंगे कितना, 5 से 6 मिनट। कितना लेंगे, 5 से 6 मिनट। किसके लिए बेटा, फर्टिलाइजेशन के लिए। सॉरी 5 से 6 मिनट नहीं, 5 to 6 आवर लेंगे। अब ये 5 to 6 आवर इसलिए लेंगे कि यहाँ पर स्पर्म के साथ क्या होगा, एक प्रोसेस होगी, और उस प्रोसेस का नाम है क्या, कैपेसिटेशन।
क्या नाम है, कैपेसिटेशन। और कैपेसिटेशन के अगेंस्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है कहाँ पर, एपीडी डायमस में। अभी कैपेसिटेशन और इसके अगेंस्ट जो रिएक्शन हो रहा है वो डी कैपेसिटेशन जो हो रहा है, सिटेशन है ना, इन दोनों का मीनिंग क्या है ना, डी कैपेसिटेशन। अब कैपेसिटेशन और डी कैपेसिटेशन होता क्या है एक्चुअल में, ये जो डी कैपेसिटेशन जो होता है, इसकी कहानी ये है कि जो स्पर्म होता है, जो क्या होता है बेटा, स्पर्म होता है। तो मान लो ये क्या है तुम्हारे पास, ये क्या है तुम्हारे पास, ये स्पर्म है। और स्पर्म के क्या लगा है, हेड में क्या है, एक्रोसोम है। और इस एक्रोसोम के ऊपर क्या लगा बेटा, कोटिंग लगी हुई है। क्या लगी हुई है, कोटिंग। एक्चुअल में ये एक्रोसोम है। अब क्या होता है, सॉरी, कि जब डी कैपेसिटेशन होता है तो इसके ऊपर हम लोग क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं। किसकी बेटा, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोप्रोटीन की, ग्लाइकोप्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल की हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पर, बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन की हम लोग कोटिंग कर देते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही वेजाइनल ट्रैक्ट में जाता है, तो वेजाइनल ट्रैक्ट में जाने के बाद होगा क्या कि जो स्पर्म है, स्पर्म के हेड में ट्रोक्रोसोम है और एक्रोसोम के ऊपर जो लगा रहता है क्या, कोटिंग। इस कोटिंग को रिमूव किया जाता है, रिमूवल ऑफ कोटिंग। रिमूवल ऑफ कोट एंड परमिएबिलिटी। अब परमिएबिलिटी मतलब क्या, एक्रोसोम को थिन किया जाता है। परमिएबिलिटी बेसिकली क्या, थिनिंग ऑफ एक्रोसोम मेम्ब्रेन। और क्या करा जाता है बेटा, एंड इंक्रीज the dissolution of कैल्शियम और एंट्री ऑफ कैल्शियम इनसाइड द स्पर्म। देन जैसे ही क्या करते हैं कि इसके अंदर ये कैल्शियम एंटर करता है, तो कैल्शियम क्या करता है, इसमें खलबली मचा देता है। खलबली मतलब एक प्रोसेस इंक्रीज कर देता है, प्रोसेस इनिशिएट करता है। और ये प्रोसेस जब इनिशिएट करता है, तो ये प्रोसेस इनिशिएशन का मतलब क्या है कि रैपिड मूवमेंट स्टार्टेड हो जाता है। अब रैपिड मूवमेंट स्टार्ट हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो अमाउंट है किसका अमाउंट, मूवमेंट का, लोकोमोशन का, ऑफ स्पर्म, इसकी जो रेट रहेगी वो रेट हो जाएगी क्या बेटा, इंक्रीज। कितनी हो जाती है, वो हो जाती है बेटा कितनी, 1.5 to 3.0 मिलीमीटर पर मिनट, इतनी बढ़ जाती है। और फाइनली ये पहुंच जाता है कहां पर पहुंचता है, एम्पुला के पास। पर जब ये एम्पुला के पास पहुंचता है, इस एम्पुला में जो स्पर्म का अमाउंट है, स्पर्म अमाउंट, वो अमाउंट जो रहता है, वो अमाउंट कैसा हो जाता है बेटा, जो मिलियंस में थे यहाँ पर हंड्रेड्स में पहुँचते हैं।
बाकी सारे के सारे भगवान को क्या हो जाते हैं, प्यारे हो जाते हैं। और उन सब में से भी एक ही क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, फर्टिलाइज दी ओवम। बाकी सारे के सारे ओवम के बाहर फंसे हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, डन हुआ? अरे बोलो, कोई दिक्कत? अब यहाँ याद रखो, जो एज होती है जिंदा रहने की स्पर्म की, वो रहती है 24 to 48 आवर। किसकी बेटा? स्पर्म की। और अगर मैं ओवम की बात करूँ तो ओवम की जो एज रहती वो 24 आवर रहती है आफ्टर ओवुलेशन। किसकी बेटा? ओवम की। डन? ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि कैल्शियम तो क्या करता है, हेल्प करता है मूवमेंट में, पर कैल्शियम के साथ साथ हमारे पास हॉर्मोन्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ किसका? स्पर्म का। ये क्या कराएंगे? पहला तुम्हारे पास जो हार्मोन आएगा उसका नाम क्या? प्रोस्टाग्लैंडिन। और जो दूसरा हार्मोन है उसका नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कराता है? मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। और जो ऑक्सीटोसिन है ये कहाँ कराएगा? फैलोपियन ट्यूब में। ये दोनों भी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं स्पर्म के मूवमेंट में। डन? कोई दिक्कत बेटा इसमें किसी को? चलो, इसके बाद की कहानी क्या है? अब स्पर्म पहुंच गया कहाँ पर बेटा? एम्पुला तक। अब स्पर्म को एंटर करना है किसके अंदर? एग के अंदर। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो आता है वो आता है एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू दी एग। अब जब एंट्री ऑफ स्पर्म होगी एग के अंदर, तो मैंने अभी उसको पहले बता दिया कि सबसे पहले क्या होगा कि एक ही स्पर्म एंट्री करता, सारे स्पर्म एंट्री करते नहीं है।